जेनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है सेल डिवीजन, म्यूसिस, कोशिका विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। तो सबसे पहले म्यूसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन की अगर अपने बात करें तो म्यूसिस शब्द जो है ये फार्मर व मूरे के द्वारा 1905 में दिया गया था। अगर एक कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन करती है तो उसके फलस्वरूप हमें 4 पुत्री कोशिकाएं जो है वो प्राप्त होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अर्धसूत्रीय विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, बिल्कुल गलत बात है। अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद देखो, 100 परागकण पैदा करने के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है। तो जो परागकण हैं ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो इसका मतलब हमें द्विगुणित कोशिकाएं चाहिए। एक द्विगुणित कोशिका में केवल एक ही बार अर्धसूत्रीय विभाजन हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 25 कोशिकाएं हैं तो उससे 100 परागकण बन जाएंगे। 1 से 4 बनेंगे तो 25 से कितने बनेंगे, 100 बनेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25। अब जो अर्धसूत्रीय विभाजन है ये केवल और केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अगुणित कोशिकाओं में कभी भी आपको अर्धसूत्रीय विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। और एक कोशिका में, एक द्विगुणित कोशिका में जब एक बार अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाता है तो उससे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में कभी भी आगे अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। ये अर्धसूत्रीय विभाजन जो है ये जीवों के अंदर युग्मकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, जिसकी वजह से जो जीव हैं वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। अगर अपने गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिकाओं की तुलना में आधी रह जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, म्यूसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम और म्यूसिस सेकंड यानी अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। तो म्यूसिस फर्स्ट या अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की बात करें अपने, तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक द्विगुणित कोशिका है जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट हुआ और अगुणित कोशिकाएं बन गई, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। उसके बाद अर्धसूत्रीय विभाजन जब सेकंड होता है तो अगुणित कोशिकाओं से अगुणित कोशिकाओं का ही निर्माण होता है। इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन देख सकते हो, गुणसूत्रों की संख्या में कमी होने वाले कोशिका विभाजन को कहते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी किसमें होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर होती है। तो आंसर में आ जाएगा थर्ड, आ जाएगा अर्धसूत्र। उसके बाद देखो, गुणसूत्रों की संख्या में कमी होने वाले कोशिका विभाजन को अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय जो है, इसमें फिर आगे चार चार जो फेजेस हैं वो हम लोग करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट पूर्वावस्था प्रथम, मेटाफेज फर्स्ट मध्यावस्था प्रथम, एनाफेज फर्स्ट पश्चावस्था प्रथम और टीलोफेज फर्स्ट यानी कि अंत्यावस्था प्रथम। फिर म्यूसिस सेकंड या अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड की बात करें तो इसके अंदर भी फिर 4 फेजेस हैं। प्रोफेज सेकंड पूर्वावस्था सेकंड, मेटाफेज सेकंड मध्यावस्था सेकंड, एनाफेज सेकंड पश्चावस्था सेकंड और टीलोफेज सेकंड अंत्यावस्था सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग म्यूसिस फर्स्ट या अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम की बात करेंगे। तो इसके अंदर 4 प्रावस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोफेज फर्स्ट यानी कि पूर्वावस्था प्रथम, मेटाफेज फर्स्ट यानी कि मध्यावस्था प्रथम, एनाफेज फर्स्ट यानी कि पश्चावस्था प्रथम और टीलोफेज फर्स्ट यानी कि अंत्यावस्था प्रथम। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट या पूर्वावस्था प्रथम की बात करें तो ये बहुत लंबी प्रावस्था है, बहुत ज़्यादा समय ये ले जाती है और बहुत अधिक जटिल प्रावस्था है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी हैं वो हम लोग देखेंगे। इसको आगे 5 उप अवस्थाओं के अंदर या अवस्थाओं के अंदर विभाजित किया गया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकानेसिस। तो इनको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेप्टोटीन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन तंतु उपस्थित होते हैं उनमें संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और संघनन जब क्रोमेटिन तंतुओं में होता है तो वो गुणसूत्रों में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गुणसूत्र प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पे गुणसूत्र के अंदर ये सेंट्रोमियर है इसका और ये है क्रोमेटिड, तो ये पूरे का पूरा एक गुणसूत्र कहलाता है। उसके बाद जाइगोटीन की अगर अपने बात करें तो जाइगोटीन में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं और पास आकर युग्मन बना लेते हैं, युग्मन कर लेते हैं या युग्म बना लेते हैं, जिसको सिनेप्सिस कहा जाता है। और दोनों समजात गुणसूत्रों के मध्य प्रोटीन तंतुओं का बना हुआ एक जटिल बन जाता है जिसको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आप देख सकते हो समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र जो आकार, आकृति, संरचना व कार्य में एक समान होते हैं और जो अर्धसूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था के अंदर एक दूसरे से युग्मन करके युग्म बनाते हैं, समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। तो क्वेश्चन देखो, सम गुणसूत्र वह होते हैं जो अर्धसूत्रीय पूर्वावस्था में युग्म बनाते हैं तथा आकार, आकृति, संरचना में कार्य में एक समान होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, इनको सम गुणसूत्र नहीं कहते बल्कि समजात गुणसूत्र कहते हैं। सम गुणसूत्र अलग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दोनों के दोनों जो समजात गुणसूत्र हैं वो उन्होंने एक युग्म बनाया है, और इन दोनों समजात गुणसूत्रों के मध्य प्रोटीन के तंतुओं का बना हुआ एक जटिल है जिसको सिनेप्टोनीमल जटिल कहते हैं, और इस पेयर को हम लोग बोलेंगे बाइवेलेंट। क्वेश्चन देख सकते हो, जाइगोटीन पे 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, ये देनी है आपको। उसके अलावा सिनेप्सिस के ऊपर 2 नंबर की परिभाषा आपको देनी है। उसके बाद देखो, सजातीय गुणसूत्रों के जाइगोटीन अवस्था में एक साथ मिलने को सूत्र युग्मन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्सिस को ही कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके अलावा सूत्र युग्मनीय व्यूह यानी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पे 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी हुई है, तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद समजात गुणसूत्रों में सिनेप्सिस होती है, कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस होती है, तो ये होती है जाइगोटीन प्रावस्था के अंदर, तो इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद पैकिटीन की अगर अपने बात करें तो पैकिटीन जो है ये पूर्वावस्था फर्स्ट की सबसे लंबी प्रावस्था है, यानी कि बहुत अधिक समय ये ले जाती है। इसमें होता क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं यानी समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं उनके बीच में जीन विनिमय की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे होती है। तो जीन विनिमय में जो आनुवंशिक पदार्थ है दोनों होमोलोगस या समजात गुणसूत्रों के मध्य उसका आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक टेट्राड शो किया हुआ है जिसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स या समजात गुणसूत्र हैं। हर एक गुणसूत्र के अंदर 2-2 क्रोमेटिड्स आपको दिख रही होंगी। तो पहले के अंदर देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड, और दूसरे में देख सकते हो थर्ड एंड फोर्थ। अब इनमें से आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। थर्ड और फोर्थ आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। तो एक ही गुणसूत्र की जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में समजात सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। जो अलग अलग गुणसूत्रों की क्रोमेटिड्स होती हैं वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड और थर्ड है, ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। उसी तरह से फर्स्ट एंड फोर्थ है और सेकंड एंड फोर्थ है, ये आपस में क्या कहलाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगी। क्वेश्चन देखो, समजात गुणसूत्रों के अपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय 4 रज्जुक अवस्था में होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 स्ट्रैंड स्टेज है, 4 रज्जुक अवस्था है, तो इस अवस्था के अंदर ही क्रॉसिंग ओवर होता है या जीन विनिमय होता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। जीन विनिमय के ऊपर 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी हुई है, तो ये आपको देनी है। उसके बाद जाइगोटीन अवस्था में विनिमय होता है, बिल्कुल गलत बात है। जो जीन विनिमय है वो पैकिटीन अवस्था में होता है, ना कि जाइगोटीन में, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद जीन विनिमय किसके दौरान होता है, तो ये आपको बताना है। तो जीन विनिमय जो है वो पैकिटीन अवस्था के अंदर होता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा फोर्थ। उसके बाद डिप्लोटीन की अगर अपने बात कर लेते हैं तो डिप्लोटीन में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे से पृथक होना स्टार्ट कर देते हैं केवल उन स्थानों को छोड़कर जहाँ पे जीन विनिमय हुआ था। तो जहाँ पे जीन विनिमय हुआ था उन स्थानों पर फिर एक्स आकृति की संरचनाएं बन जाती हैं जिनको क्याज़्माटा कहा जाता है। तो एक है तो क्याज़्मा कहेंगे और एक से ज़्यादा है तो क्याज़्माटा कहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे समजात गुणसूत्र जो है वो एक दूसरे से पृथक होना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जीन विनिमय हुआ है, वहाँ पर जो एक्स आकृति की संरचनाएं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक नहीं हुए हैं, और इन्हीं को ही क्याज़्मा या क्याज़्माटा कहा जाता है। क्वेश्चन देखो, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किसकी अवस्था से प्रारंभ होता है, कौन सी अवस्था से प्रारंभ होता है, तो समजात गुणसूत्रों का जो पृथक्करण है ये डिप्लोटीन प्रावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो आंसर इसमें आ जाएगा डिप्लोटीन फोर्थ। उसके बाद देखो, स्थूलपट व द्विपट चरणों के विकास की व्याख्या कीजिए, यानी कि पैकिटीन और डिप्लोटीन स्टेजेस के बारे में ये पूछ रहा है, तो ये आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद देखो, डायकनेसिस की अपने बात कर लेते हैं, 5वीं प्रावस्था। तो इसमें क्या होता है, जो क्याज़्माटा है वो समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब जो समजात गुणसूत्र हैं वो पूर्ण रूप से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट को प्रदर्शित किया हुआ है, ये डायकनेसिस को भी प्रदर्शित करती है। तो इसमें समजात गुणसूत्र जो है वो एक दूसरे से पृथक हो चुके हैं, और दोनों के दोनों जो एस्टर्स हैं जो कि सेंट्रियोल या तारक केंद्र से बने हुए हैं, ये अपोजिट पोल्स यानी कि विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं, जो आगे चलकर तर्कु तंतुओं का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन देख सकते हो, कोशिका विभाजन में किस अवस्था में क्याज़्मा का उपांतीकरण होता है। उपांतीकरण का मतलब होता है कि समाप्त कब होते हैं क्याज़्माटा, तो डायकानेसिस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो डायकानेसिस पे 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी हुई है, तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट या मध्यावस्था प्रथम की अगर अपने बात करें तो इसमें क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र हैं वो मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि 2 मेटाफेज प्लेट्स जो हैं वो बन जाती हैं। उसके बाद तर्कु तंतु जो हैं वो दोनों ध्रुवों से जो एस्टर्स हैं वहाँ से आते हैं और समजात गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर पर जुड़ जाते हैं।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मध्यावस्था प्रथम या मेटाफेज फर्स्ट प्रदर्शित की हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो समजात गुणसूत्र हैं वो 2 पंक्तियों के अंदर व्यवस्थित हो चुके हैं। इनको 2 मेटाफेज प्लेट बोल देते हैं। तो एक मेटाफेज प्लेट ये हो गई, दूसरी मेटाफेज प्लेट ये हो गई। अब दोनों एस्टर जो होते हैं विपरीत ध्रुवों पर वहां से तरकुतंतु आते हैं और इनके सेंट्रोमियर के साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद एनाफेज फर्स्ट या पश्चावस्था प्रथम की बात करें तो इस प्रावस्था में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे से पृथक होना स्टार्ट कर देते हैं। जो तर्कु तंतु हैं उनमें संकोचन होता है और संकोचन की वजह से जो समजात गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हो पश्चावस्था प्रथम या एनाफेज फर्स्ट यहाँ पे शो की हुई है। तो तर्कु तंतु जो है इनमें संकोचन होता है और संकोचन की वजह से जो समजात गुणसूत्र हैं उनमें पृथक्करण स्टार्ट हो जाता है और ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट या अंत्यावस्था प्रथम की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र हैं वो अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। वहां पे इनका विसंगनन होने से क्रोमेटिन तंतु बन जाते हैं और फिर इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाती है और केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है। इस तरह से एक ही कोशिका के अंदर 2 पुत्री केंद्रक जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद इंटरकनेसिस या विभाजनांतराल की बात करें तो मियोसिस फर्स्ट जब खत्म होता है और जब मियोसिस सेकंड शुरू होने वाला होता है तो इन दोनों के बीच में एक छोटी सी अंतरावस्था होती है। इसे ही विभाजनांतराल कहा जाता है। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो नहीं होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन एक अर्धसूत्रीय विभाजन में केवल एक ही बार होगा, जो कि एस प्रावस्था के अंदर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विभाजनांतराल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे G1S G2 ये इंटरफेस है, अंतरावस्था है। उसके बाद जो मियोसिस फर्स्ट है या अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम है वो होगा और फिर मियोसिस सेकंड शुरू होने से पहले, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड शुरू होने से पहले इनके बीच में एक छोटी अंतरावस्था होती है जिसको विभाजनांतराल कहा जाता है और यहाँ पे डीएनए का प्रतिकरण या रेप्लिकेशन नहीं होता है। उसके बाद मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड की बात करें तो इसमें भी 4 प्रावस्थाएं हैं। प्रोफेज सेकंड यानी पूर्वावस्था सेकंड, मेटाफेज सेकंड यानी कि मध्यावस्था सेकंड, एनाफेज सेकंड यानी कि पश्चावस्था सेकंड, टीलोफेज सेकंड यानी कि अंत्यावस्था सेकंड। अब ये जो है वो पूर्ण रूप से समसूत्रीय विभाजन के समान होती है। इसमें जितनी भी प्रावस्थाएं हैं, जैसे प्रोफेज सेकंड यानी कि पूर्वावस्था सेकंड जो है वो समसूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था के समान होगी। उसी तरह से मध्यावस्था सेकंड जो है ये समसूत्रीय विभाजन की मध्यावस्था के समान होगी। उसी तरह से पश्चावस्था सेकंड जो है ये समसूत्रीय विभाजन की पश्चावस्था के समान होगी। उसी तरह से अगर अपने बात करें अंत्यावस्था सेकंड की तो ये समसूत्रीय विभाजन की अंत्यावस्था के समान होगी। तो इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं वो समसूत्रीय विभाजन की प्रावस्थाओं के समान ही होती हैं। उसके बाद समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन में अंतर अगर अपने देखें तो समसूत्रीय विभाजन जो है ये कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। जो जीव है उसकी कायिक कोशिकाओं में लगातार समसूत्रीय विभाजन जो है वो चलता रहता है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन जनन कोशिकाओं के अंदर होता है जिससे युग्मकों का निर्माण होता है। समसूत्रीय विभाजन की अगर अपने बात करें तो कोशिका केवल एक ही बार समसूत्रीय विभाजन प्रदर्शित करती है जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन 2 बार होता है, प्रथम और सेकंड, जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो समसूत्रीय विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। जो समसूत्रीय विभाजन है वो जीवों के अंदर कायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है जिससे उनके भार व आकार में वृद्धि होती है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन युग्मकों का निर्माण करता है जीवों के अंदर जिससे जीव जो है वो लैंगिक जनन करते हैं। समसूत्रीय विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या है पुत्री कोशिकाओं में वो उनकी जनक कोशिकाओं के समान रहती है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है उनकी जनक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। तो आप देख सकते हो अर्धसूत्रीय और सूत्रीय विभाजन में अंतर बताइए। तो इसमें ये अंतर जो है 4 नंबर में पूछे हुए हैं तो ये आपको बताने हैं। उसके बाद अर्धसूत्रीय विभाजन के महत्व की अगर अपने बात करें तो इसमें सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है जिससे जीव जो है वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। इसके अलावा आनुवंशिक सूचना जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने के लिए जो युग्मक हैं वो निषेचन करते हैं। और युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन से होता है। इसके अलावा गुणसूत्र संख्या का जो अनुरक्षण है, जो एक जनक जीव है अगर वो लैंगिक जनन करता है तो उससे जो संतति जीव बनेंगे वो भी द्विगुणित होंगे। तो जनक जीव भी द्विगुणित है और जो संतति जीव बन रहा है वो भी द्विगुणित है। इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या का जो अनुरक्षण है वो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा हो जाता है। इसके अलावा गुणसूत्रों का स्वतंत्र अपव्यवन, तो अर्धसूत्रीय विभाजन की वजह से जो गुणसूत्र हैं वो युग्मकों के अंदर प्रवेश करते हैं और युग्मकों से फिर वो निषेचन के द्वारा नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्र अपव्यवन है वो अर्धसूत्रीय विभाजन की वजह से होता है। उसके बाद जीन विनिमय की बात करें तो अर्धसूत्रीय विभाजन में ही जीन विनिमय होता है और जीन विनिमय की वजह से आनुवंशिक विविधता जो है वो उत्पन्न होती है और इसी आनुवंशिक विविधता की वजह से जैव विकास होता है।
इसके अलावा उत्परिवर्तन, अगर अर्धसूत्रीय विभाजन में कोई अनियमितता आ जाए तो उससे क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, जिससे उत्परिवर्तन जीवों के अंदर उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन देख सकते हो आप, अर्धसूत्रीय विभाजन की महत्ता समझाइए। तो यह 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद 15 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, समसूत्रीय व अर्धसूत्रीय विभाजन क्या है। परिभाषा देनी है आपको। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम की सभी अवस्थाओं को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। तो ये आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, आनुवंशिक पुनः संयोग नियम के कारण होता है। आनुवंशिक पुनः संयोग यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की ये बात कर रहा है। तो ये अर्धसूत्रीय विभाजन और निषेचन के द्वारा होता है, क्योंकि लैंगिक जनन जो है वो अर्धसूत्रीय विभाजन और निषेचन के अंदर ही होते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा थर्ड।